नेपाल के लिए आज की रात बहुत अहम है। अगले कुछ घंटों में यह डिसाइड होगा कि नेपाल किस दिशा में बढ़ेगा। नेपाल में इस वक्त पूरी तरह सेना का कंट्रोल है। हर शहर में आर्मी के जवान तैनात हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी अब आर्मी के हाथ में है। टेक्निकली कहें तो अघोषित तौर पर आर्मी रूल लग चुका है नेपाल में। अब पूरी दुनिया की नजर आर्मी चीफ अशोक राज पर है। नेपाल का फ्यूचर अब वहां के आर्मी चीफ अशोक राज के फैसले पर निर्भर होगा। आर्मी चीफ के पास पहला रास्ता यह है कि वो एक अंतरिम सरकार बनाए और फिर चुनाव कराएं। दूसरा रास्ता यह है कि अंतरिम सरकार की जगह वो खुद ही कमान संभाल लें। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चर्चा नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र शाह की हो रही है। ज्ञानेंद्र शाह को लेकर नेपाल में जबरदस्त माहौल बन रहा है। लोग राजशाही के लिए अलग अलग फॉर्मूले बता रहे हैं। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. कोई चाहता है कि पूरी तरह कंट्रोल राजा के हाथ में चला जाए। कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें राजा एक सुपर पावर बन जाए और उसके नीचे एक इंतजामिया सरकार बना दी जाए। नेपाल में एक मंथन चल रहा है। अगले कुछ घंटों में यह तय होगा कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं। यह भी तय हो जाएगा कि राजशाही का फॉर्मूला फिर नेपाल में फिट हो पाएगा या नहीं। अगर नेपाल में राजशाही लागू हुई तो क्या होगा? सेना प्रमुख अशोक राज के चेंबर से क्या संकेत मिले हैं, आइए देखते हैं। नेपाल की संसद पर आर्मी का कब्जा है। राष्ट्रपति भवन पर फोर्स तैनात है। पीएम हाउस पर जवान अलर्ट हैं। कर्फ्यू लगा है। सड़कें सूनी पड़ी हैं। टेक्निकली कहें तो नेपाल में इस वक्त आर्मी रूल चल रहा है। फौज ही लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है। रात 10 बजे सेना ने नेपाल में टेक ओवर किया। सड़क पर सेना उतरी और उपद्रवी अंदर घुस गए। फौज की तैनाती के बाद से कहीं कोई पत्थर नहीं चला, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई, कहीं कोई घर नहीं जला। काठमांडू से लेकर नेपाल भारत बॉर्डर तक सब शांत है। नेपाल के नेपालगंज में नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगा दिया है ताकि हालात पूरी तरीके से सामान्य हो सकें। जिस तरीके से हालात 2 दिन से बिगड़े हुए थे वो हालात अब कम से कम नेपाल की सड़कों पर देखने को ना मिले, इसलिए नेपालगंज में कर्फ्यू न सिर्फ लगाया गया है बल्कि नेपाल की आर्मी और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तबाही के जो निशान थे उनको भी देखिए यहां से मिटा रही है, हटा रही है। जिस इलाके में इस समय आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग बाकायदा देखिए किस तरीके से बेल्चे से, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो राख पड़ी हुई थी, जले हुए बैरिकेड्स की, जले हुए सामान की, जली हुई अलमारियों की, उनको फिलहाल यहां से हटाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है ताकि तबाही के ये निशान यहां से हटाए जा सकें, ताकि लोगों की कम से कम जो मेमोरी है परसों की, कल की, वो कम से कम क्लीन हो सके, वो साफ हो सके। इसको लेकर के नेपाल आर्मी पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई है। लेकिन वीरगंज में जिस तरीके से जेल को ब्रेक करने की कोशिश की गई उसी तरीके से नेपालगंज में स्थिति न बनने जाए, इसको लेकर के बाकायदा नेपाल आर्मी देखिए लगातार यहां पर प्रयास कर रही है कि लोगों से संवाद किया जा सके, एक शांति स्थापित किया जा सके। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके आज कम से कम नेपाल में इस तरीके की बड़ी हिंसक तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन लोगों का प्रदर्शन करना, सरकारी सामानों को लूट लेना, हथियारों के वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करना अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में नेपाल आर्मी सड़कों पर उतर करके लोगों से शांति की अपील कर रही है। सवाल यह है, क्या नेपाल में अब आर्मी रूल चलेगा? क्या नेपाल में फिर से राजशाही लौटने वाली है या फिर नेपाल में फिर से चुनाव होने वाला है? नेपाल में जेनजी के प्रदर्शनकारी संसद भवन फूंक चुके हैं। राष्ट्रपति भवन स्वाहा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला चुके हैं। नेपाल के भ्रष्ट अफसर
हेलीकॉप्टर से लटक लटक कर कुछ इस तरह भाग चुके हैं। मंत्रियों के दफ्तर वाला सिंह दरबार पूरी रात सुलगता रहा। कांतिपुर टीवी के ऑफिस में अभी तक धुआं निकल रहा है। हिल्टन होटल की आग बुझ चुकी है, लेकिन धुआं पूरे दिन निकलता रहा। नेपाल की सड़कों पर इस वक्त जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं। लोगों के घरों का सामान जल चुका है, लुट चुका है। सड़कों पर अधूरी क्रांति के जले हुए निशान ही बाकी हैं। हम इस समय नेपाल के नेपालगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जो स्थिति फिलहाल इस समय की है वो बताती है कि बीते दिन की स्थिति काठमांडू समेत नेपाल के बहुत सारे जिलों में जिस तरीके से रही होंगी, नेपालगंज भी उससे अछूता नहीं है। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको किस तरीके से यहां पर प्रभावित किया गया है, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डिजिटली डिस्प्ले करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो यहां पर किस तरीके से पड़ी हुई हैं। साथ ही जो बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियां होती हैं लोगों के बैठने के लिए, वो फिलहाल यहां पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं इंडिया से नेपाल की ओर और यहां पर वो टूरिस्ट से जानकारी लेते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, वहां पर भी सारी चीजों को रैंसैक किया गया है, सारी चीजों को बाकायदा तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। पंखे की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पंखे तक को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर बगल की बात कर लिया जाए तो आप बगल में देखिए कि किस तरीके से सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को, मेडिकल सेंटर्स को जो यहां पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उनको बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा फोड़ा गया है बल्कि अंदर भी आग लगाई गई है। क्योंकि टीन शेड पे जो आग लगी हुई है, जो यहां पर कालिख लगी हुई है, वो ये बता रही है कि किस तरीके के हालात यहां पर बीते दिन हुए थे। और इसी वजह से आज नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो आर्म पुलिस फोर्स है, उसने सड़कों पर उतर करके पूरी तरीके से हालात को संभालने की एक बड़ी कोशिश की है। और ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, इनको पलटना, इनको उलटना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कल यहां पर थे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे और जिस तरीके के हालात यहां पर फिलहाल नजर आए थे, वो ये बताते हैं कि हालात फिलहाल कितने ज्यादा खराब थे। अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहां से बाकायदा जो आग है, यानी कि जो धुआं है, वो अभी भी आपको नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाए, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जूम करके जरा अंदर के विजुअल दिखाएं कि यहां पर जो तोड़फोड़ हुई है, यहां के जो हालात हैं, यहां के जो विजुअल्स हैं, पूरी छत को किस तरीके से डैमेज किया गया है, पूरी छत को किस तरीके से यहां पर खराब किया गया है। और फिलहाल जो नेपाल की आर्मी है, नेपाल की जो आर्म फोर्स हैं, वो फिलहाल यहां पर हमको मना कर रहे हैं, तो लिहाजा हम उनकी बात भी मानेंगे और पूरी तरीके से उनको कोऑपरेट भी करेंगे। लेकिन जो हालात हैं वो यहां के वाकई में दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ किया गया है, रैंसैक किया गया है। नेपाल में सब कुछ जल चुका है। इस वक्त सिर्फ दो ही चीज सेफ है, नेपाल की आर्मी और राजा का महल। आर्मी नेपाल को कंट्रोल कर चुकी है और राजशाही अपने मौके की तलाश कर रही है। अनावश्यक हरकत, एग्रेसिभ हुने काम नगर्नुहोला। किन भन्दा प्रहरी प्रशासन ऐन अनुसार कर्मचारी भइसकेको हुनाले तपाईहरु कोही पनि कुनै पनि ठाउँमा हुलुहुल गर्न नबस्नुहोस्। तपाईहरु पनि हाम्रो नेपाल दाजुभाइ हो, त्यसैले गर्दाखेरि कोही पनि एग्रेसिभ नहुनुहोला। नेपाल के पास अब गिने चुने ऑप्शन ही बचे हैं। ऑप्शन नंबर 1, देश में आर्मी रूल लागू हो, सेना सरकार चलाए। ऑप्शन नंबर 2, देश में पुराने नेताओं की वापसी हो, इसके चांस बहुत कम है। ऑप्शन नंबर 3, जेनजी के आंदोलनकारी युवा अपनी सरकार बनाए, लेकिन इस आंदोलन का कोई फेस नहीं है, इसीलिए इसके चांस भी ना के बराबर हैं। ऑप्शन नंबर 4, नेपाल में राजशाही लागू हो, जिसकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। केपी ओली जान बचाकर भाग खड़े हुए। शेर बहादुर देवबा को पीटकर जेनजी अपना इरादा बता चुकी है। पुष्प कमल दहल प्रचंड छिप गए हैं, वो कहां हैं किसी को नहीं पता। नेपाल की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी पुराना पॉलिटिकल फॉर्मूला लागू करना बहुत रिस्की है, इसीलिए देश में पुराने नेताओं की वापसी के चांस बहुत कम है। तो सवाल यह है कि नेपाल में आगे क्या होगा। तो यह समझने के लिए पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब सेना प्रमुख अशोक राज ने सुलगते नेपाल के लिए लास्ट वार्निंग जारी की थी।
आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील की थी। यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछु। सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने जब नेपाल की जनता को संबोधित किया तो उनके पीछे सिर्फ दो चीजें नेपाल आर्मी के पीछे नेपाल का फ्लैग था और दूसरी चीज नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की फोटो। आर्मी चीफ के बैकग्राउंड में राष्ट्रपति की फोटो नहीं थी, पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो नहीं थी, नेपाल का कोई नेशनल सिंबल नहीं था। आर्मी चीफ के पीछे नेपाल के राजा की जो फोटो लगी है वो कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि सेनापति आ चुका है, अब राजा के आने की बारी है। नेपाल में राजशाही की बातें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। नेपाल की राजशाही सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक की हेडलाइन बनी हुई है। सच बात यह है कि नेपाल इस वक्त अधूरी लाल क्रांति के हैंगओवर से उबरने की कोशिश कर रहा है। लोगों को यह लगता है कि डेमोक्रेसी ने अस्थिर सरकार और भ्रष्टाचार से ज्यादा कुछ नहीं दिया। नेताओं ने नेपाल के लोकतंत्र को तमाशा बनाकर रख दिया। लोगों को ऐसा क्यों लगता है, यह समझने के लिए सेना प्रमुख के पीछे नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की फोटो का मतलब समझ लीजिए। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का जनक माना जाता है। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने एकता मुहिम चलाकर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी राजशाही का दौर पूरे 240 साल चला। राजशाही के दौर में नेपाल में खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन ऐसी अराजकता कभी नहीं फैली, ऐसी हिंसा नेपाल ने कभी नहीं देखी। नेपाल में व्यवस्था से परेशान लोगों ने सब कुछ जला दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। न नेताओं के घर बचे, न ही संसद। सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई, वो है राजशाही की डिमांड। नेपाल में अब पूरी तरह आर्मी का कंट्रोल हो चुका है, हिंसा शांत हो चुकी है और फिर से राजशाही की मांग उठने लगी है। जिस राजशाही की बात फिर से नेपाल के लोग करने लगे हैं, वो कई साल से चली आ रही है। लोग इसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। मार्च महीने में राजशाही की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। सत्ता के पुराने फॉर्मूले को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। उस वक्त ओली सरकार ने अपनी ताकत के दम पर इन्हें दबा लिया, लेकिन अब एक बार फिर माओवादी क्रांति का अधूरापन नेपाल को राजशाही की ओर खींच रहा है। नेपाल में पावर सेंटर के पुराने फॉर्मूले की डिमांड तेज हो गई है। वो डिमांड क्या है, समझ लीजिए। 1990 में नेपाल के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम लागू किया गया। नए संविधान के तहत नेपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। कृष्ण प्रसाद भट्टाराई नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इस सिस्टम के अंदर असल पावर नेपाल के राजा के पास थी, जबकि देश के सिस्टम को चलाने के लिए चुनाव कराकर प्रधानमंत्री का चयन किया गया। 1990 से लेकर 1996 तक यह सिस्टम अपने तरीके से काम करता रहा, लेकिन नेपाल में सबसे बड़ा बदलाव 1996 में शुरू हुई माओवादी क्रांति से हुआ। 1986 से लेकर 2006 तक नेपाल में लोकतंत्र की मांग को लेकर माओवादी क्रांति हुई। क्रांति को दबाने के लिए नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने 2005 में सरकार बर्खास्त कर पावर अपने हाथ में ले ली। ज्ञानेंद्र सिंह इस क्रांति को ज्यादा दिन नहीं दबा सके। 28 मई 2008 को 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। नेपाल को लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया। इस बदलाव में नेपाल को हिंदू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। माओवादी क्रांति के चेहरे पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली जैसे नेताओं के पास बारी बारी से नेपाल की कमान जाती रही, लेकिन नेपाल में नेताओं ने लोकतंत्र को एक कंफ्यूज प्रयोग बनाकर रख दिया। पिछले 35 साल के अंदर नेपाल में 32 सरकारें बदल गईं। केपी शर्मा ओली पिछले 10 साल में 4 बार, शेर बहादुर देउबा 10 साल में 2 बार, पुष्प कमल दहल प्रचंड 10 साल में 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ओली और प्रचंड ने 17 साल पहले राजशाही को उखाड़ा था, लेकिन अब उनके घर में ही पब्लिक घुस चुकी है। राजशाही का विरोध करने वाले नेपाली कांग्रेस नेताओं की भी पिटाई हो रही है।
ओली की वापसी का चांस ना के बराबर है। प्रचंड भी मौजूदा पॉलिटिकल पिक्चर से गायब हैं। शेर बहादुर देवबा भी सीन से बाहर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा विकल्प राजशाही का बचता है, हिंदू राष्ट्र के वापसी का बचता है। ज्ञानेंद्र सिंह जब तक नेपाल के राजा थे तब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन लोकतंत्र लागू होते ही हिंदू राष्ट्र का तमगा हटा लिया गया। नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी राजशाही की वकालत करती है। आरपीपी का मानना है कि हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। संयुक्त जन आंदोलन समिति भी राजशाही की पैरवी करती है। इस डिमांड को लेकर ये संगठन उग्र प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि 1991 का संविधान फिर से बहाल हो। नेपाल को हिंदू